नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। जंतर मंतर के बाद देश की पॉलिटिक्स में जेनजी का ट्रेंड चल रहा है। नरेंद्र मोदी जेनजी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी जेनजी की ही बात कर रहे हैं, मोहन भागवत जेनजी से मीटिंग कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जेनजी पर फूल बरसा रहे हैं। तो भाई सबका अपना अपना जेनजी है। नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी वाले जेनजी को चुना, राहुल गांधी ने प्रयागराज जाकर वहां के जेनजी से बात की, तो योगी आदित्यनाथ ने मेरठ जाकर जेनजी पर फूल बरसाए। अब भाई झारखंड वाले जेनजी धरने पर बैठे हुए हैं, जिसे हेमंत सोरेन मनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब जरा देखिए कि देश का हर नेता किसी भी पार्टी दल का हो, जेनजी को अपनी बात समझा रहा है। सवाल है कि जेनजी किसकी बात पर भरोसा कर रहा है, और अगर आज चुनाव हो जाए तो जेनजी किसे वोट देगा। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी के सामने देश का सबसे टैलेंटेड जेनजी है। मोदी के लिए तालियां बजा रही ऑडियंस में आईआईटी दिल्ली से पास आउट हुए इंजीनियर्स हैं। इनमें से कोई कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स है, तो किसी ने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, तो किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्रेसिडेंट मेडल हासिल किया है। आईआईटी दिल्ली इस देश के जेन जी का सपना है। आईआईटी दिल्ली से डिग्री हासिल करके इनका सपना पूरा हुआ है। I am feeling great. It was really amazing that the Prime Minister himself gave me this honor. I am very honored to have received that award, and especially receiving that award for the Prime Minister was an exhilarating experience. He emphasized that we should always, even we are graduating and have completed our academic journey, but one should never stop learning, and one who actually continues to learn will actually be the one who will grow and succeed. It was very connecting speech. उन्होंने जिस तरीके से बच्चों के साथ मतलब सब स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करने वाली एक स्पीच थी, तो that was very touching and it was moving also. We should always have the curiosity to know something. I mean, किस क्यों हो रहा है, क्यों है, मतलब क्यूरियोसिटी हर एक डायरेक्शन में होना चाहिए और पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ आना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया के ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं। मोदी के लिए ताली बजाने वाले को मोदी के विरोधी बहुत आसानी से अंधभक्त कह देते हैं। राहुल गांधी उनको इडियट बता देते हैं, लेकिन ये वाली जेन जी अंधभक्त बिल्कुल नहीं है। इनको इडियट तो कतई नहीं कहा जा सकता। हिंदुस्तान के लगभग 1.25 करोड़ जेन जी स्टूडेंट इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। इंजीनियरिंग की कोचिंग 8वीं 9वीं क्लास से ही शुरू हो जाती है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अन्य सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों को मिलाकर देश में करीब 15 लाख जेन जी स्टूडेंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। इंजीनियरिंग के बारे में सोचने वाले हर जेन जी स्टूडेंट का सपना होता है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी में दाखिला लेने के लिए इस साल 15,38,468 छात्रों ने जी मेंस की परीक्षा दी। देश में नए और पुराने मिलाकर कुल 23 आईआईटीज हैं, जिनमें 18,951 सीटें हैं। आईआईटी दिल्ली में सभी कोर्स मिलाकर सिर्फ 1239 से 1249 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई पूरी करके निकल रहे इंजीनियर्स के कॉन्वोकेशन में पहुंचे। साथियों, आज जैसे आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है। आईआईटी दिल्ली के खचाखच भरे कन्वोकेशन हॉल में कुछ हजार स्टूडेंट्स ही थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां जो बातें की उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले और इंजीनियरिंग में एडमिशन की तैयारी करने वाले 1.25 करोड़ जेन जी स्टूडेंट्स ने सुनी। आप पर भरोसा भी है। 36 साल पहले मंडल के साथ देश की पॉलिटिक्स में एक टर्म आया था, सोशल इंजीनियरिंग। 36 दिन के जंतर मंतर आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी ने नया टर्म इजाद किया है, जेन जी इंजीनियरिंग। नरेंद्र मोदी ने जेन जी इंजीनियरिंग एकदम जड़ से शुरू की है। चेतना बनाए रखिए। इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले 11वीं के स्टूडेंट्स की उम्र करीब 16 साल होती है। 16 साल का स्टूडेंट जेन जी की पहली सीढ़ी है।
12वीं पास करके इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते लेते स्टूडेंट की उम्र करीब 18 साल की हो जाती है, वो वोटर बन जाता है। और इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करके निकलने वाले जेन जी की उम्र 23 से 24 साल और एमटेक करके निकलने वाले जेन जी की उम्र 25 से 26 साल की हो जाती है। मोदी ने आज इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले से लेकर इंजीनियर बनकर निकल रहे हर जेन जी स्टूडेंट के साथ डायलॉग किया। मैं तो यही कहूंगा, आज के इस पल को पूरी तरह जी लीजिए। हर हॉस्टल के साथ आपकी मेमोरीज, कुमाऊं, आरा, कारा, विंडी, नील, कैलाश, हिमाद्री, सतपुरा मैस के पराठे याद आ रहे हो? आप में से कई साथी विंड टी पर भी कुछ और पल भी बिताना चाहते होंगे, और विंड टी पर जाए तो मुझे भी याद करना। नरेंद्र मोदी इन दिनों जेन जी की डिक्शनरी पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ पन्ने नहीं पलटते, बाकायदा नोट्स बनाकर तैयारी करते हैं। जेन जी के बीच कब क्या बोलना है, कौन सा शब्द यूज करना है, कहां कितना पॉज लेना है, मोदी इन दिनों खूब प्रयोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जेन जी कम्युनिकेशन तेजी से सीख रहे हैं। 75 साल के प्रधानमंत्री से नए जमाने की बातें सुनना, हॉस्टल के किस्से और चाय वाली गपशप के तजुर्बे सुनना जेन जी इंजीनियर्स को खूब पसंद आ रहा है। चैलेंजेस और सॉल्यूशन के बारे में मोदी की लॉजिकल बातों ने आईआईटी दिल्ली के इंजीनियर्स को ताली पीटने पर मजबूर कर दिया। आज आप ऐसे समय में इस इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी। लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है, तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है। क्या मोदी कभी आईआईटी दिल्ली में पढ़े? नहीं। क्या मोदी कभी आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल में रहे? नहीं। क्या मोदी ने कहीं और से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है? नहीं। आपको भी लगता होगा और आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने भी सोचा होगा कि मोदी को आईआईटी दिल्ली, वहां के कोर्स, सिलेबस, लैब, सिमुलेशन के बारे में इतना सब कैसे मालूम? जवाब है प्रिपरेशन, तैयारी। मोदी हर भाषण की तैयारी करते हैं, प्रधानमंत्री अपने भाषण खुद लिखते हैं, तभी डिलीवरी परफेक्ट होती है। मोदी आज के जमाने के जेन जी को समझते हैं, इसलिए वो उन्हें समझाने या लेक्चर देने की कोशिश नहीं करते, बल्कि फ्रेंड की तरह बातें करते हैं। आईआईटी दिल्ली में मोदी की स्पीच को विरोधी शायद पचा नहीं पाएंगे, लेकिन जेन जी इंजीनियर्स को मोदी की बातें खूब अच्छी लगी। मोदी के लिए आईआईटी दिल्ली में बजने वाली तालियां सबूत हैं कि जेन जी मोदी को सुनने लगा है, समझने लगा है और लाइक भी करने लगा है। ये डिग्री आपको एक दिन में नहीं मिली। एक एक विषय, एक एक प्रोजेक्ट, मिड सेम,
एंड सैम, इन्हीं छोटे छोटे कदमों ने आपको यहां तक पहुंचाया है। जीवन भी इसी सिद्धांत पर चलता है। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। आपने खुद देखा है कैसे लैब में कोई प्रॉब्लम डेड एंड तक यानी लगने लगती थी, सिमुलेशन में सॉल्यूशन खोजने में घंटे या दिन निकल जाते थे, लेकिन फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी की और कुछ नया लेकर भी आए। इसी तरह लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है, वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जेन जी वाला प्रयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी उन स्टूडेंट्स पर फोकस कर रहे हैं जो अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस कर रहा है और जो पेपर लीक जैसी समस्याओं से परेशान है। राहुल एक साथ नीट, जेई, एमबीए, बीबीए, एलएलबी सभी तरह की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से मिल रहे हैं। इसके लिए राहुल ऐसे सेंटर चुन रहे हैं जहां बड़ी तादाद में कोचिंग करने वाले छात्र रहते हों। राहुल ने पहले कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था, फिर राहुल गांधी ने देहरादून में ऐसा प्रोग्राम किया और अब राहुल यूपी के प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मोदी और राहुल के भाषणों को डिकोड करें तो मोदी जहां सॉल्यूशन की बात करते हैं, वहीं राहुल बस प्रॉब्लम गिनाते हैं। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जेन जी से जुड़ने का कोड किसने क्रैक किया है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी ने? भीड़ दोनों जुटा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर दोनों अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। जंतर मंतर के बाद सर्वे एजेंसी सी वोटर ने जेन जी के बीच नेताओं की पॉपुलैरिटी का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया। जेन जी से सीधा सवाल पूछा गया, युवाओं में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? इसके जवाब में 39.8% जेन जी ने नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लोकप्रिय नेता बताया। राहुल गांधी को 27.9% जेन जी ने सबसे लोकप्रिय नेता माना। सीजेपी के अभिजीत दीपके को 12.6% जेन जी ने लोकप्रिय नेता बताया। लोकप्रियता का फाइनल चार्ट 2029 में आएगा, जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे। तब तक दोनों नेता अपनी अपनी फील्डिंग सजा रहे हैं। राहुल गांधी 40 करोड़ जेन जी को रोज 1 GB डेटा से जोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। 12वीं करने वाला हर स्टूडेंट आईआईटी नहीं जा सकता, हर स्टूडेंट को नीट में दाखिला नहीं मिल सकता। इस देश में करोड़ों स्टूडेंट हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं और क्लर्क ग्रेड की नौकरी से भी संतुष्ट रहते हैं।
एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए केंद्र सरकार साल में 50,000 से लेकर 1 लाख तक नौकरियां देती है। राज्यों को मिला दें तो क्लर्क ग्रेड की करीब 5 से 6 लाख नौकरियां मिलती हैं, जबकि इन नौकरियों के लिए हर साल करीब 2.5 से 3 करोड़ एप्लीकेशन आती हैं और करीब 1.5 करोड़ युवा ऐसी परीक्षाओं में बैठते हैं। झारखंड में नौकरी वाली परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ रांची का जेन जी आंदोलन कर रहा है। पिछले 15 दिनों से रांची के छात्र धरने पर बैठे हैं। पिछले 7 दिनों से कई छात्र अनशन पर बैठे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जेन जी आंदोलनकारियों से बात कर रही है। राहुल गांधी की पार्टी भी झारखंड सरकार में शामिल है, लेकिन राहुल गांधी ने रांची जाने की बजाय प्रयागराज जाने का फैसला किया। दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है, 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। ये झारखंड का सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है, देवघर का वैद्यनाथ धाम या बाबा धाम। इन दिनों बाबा धाम कांवड़ियों के रंग बिरंगा है। 2025 के सावन में 53 लाख कांवड़िए देवघर पहुंचे थे। हर रोज औसतन 2 लाख कांवड़ियों ने बाबा वैद्यनाथ का अभिषेक किया था। 2026 में यह तादाद और बढ़ सकती है। इस साल का फाइनल नंबर रक्षाबंधन के बाद आएगा। यूपी और उत्तराखंड की कांवड़ यात्रा का स्केल देवघर से भी बड़ा हो गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार से करीब 2.5 से 3 करोड़ कांवड़िए कांवड़ लाते हैं। इनमें सबसे बड़ी तादाद यूपी के कांवड़ियों की होती है। योगी आदित्यनाथ को पता है कि 27 में यही वाला जेन जी उनको चुनाव जितवाएगा, इसलिए योगी आदित्यनाथ अपने जेन जी पर फूल बरसा रहे हैं। कांवड़ियों पर फूल बरसाने के लिए योगी आदित्यनाथ लखनऊ से मेरठ आए और वहां पुष्प वर्षा की। योगी सरकार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसा चुकी है। योगी ने मेरठ में कांवड़ यात्रा मार्ग का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण भी किया। मैं अपने युवाओं से कहूंगा, आप चिंता मत करिए, आपके लिए हमारी सरकार ने तय किया है। आपकी स्किलिंग के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपकी अच्छी शिक्षा के लिए और आपको हर जगह सम्मान मिले, इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यूपी के युवाओं को जोड़ने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी का नौजवान अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़े, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हमने बढ़ाई है, इसका विस्तार, और इसके लिए बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार एक युवा नीति के साथ आने जा रही है। युवा ही नेतृत्व करेगा और युवा ही अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी स्किलिंग के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए हर जगह काम करेगा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ उठाने वाला 90% जेन जी उस वर्ग से आता है जैसे खींचने के लिए अखिलेश यादव पीडीए वाला मैग्नेट लगाते हैं। एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 70% कांवड़िए पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखते हैं और 20% कांवड़िए दलित जातियों से ताल्लुक रखते हैं। अखिलेश यादव इन दिनों पीडीए की नई परिभाषा में पंडित घुसा रहे हैं। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। 2027 में होने वाले यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव 90 के दशक वाली सोशल इंजीनियरिंग पर दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन समय आगे बढ़ चुका है। यह समय सोशल इंजीनियरिंग से ज्यादा जेन जी इंजीनियरिंग का है, जिसमें अखिलेश पीछे दिख रहे हैं। पाकिस्तान की फौज मरेगी और अरबी शेख मौज करेंगे। पूरी दुनिया में जिस डील की चर्चा है, उस डील का लबोलुबाब कुछ यही है। मुनीर ये डील सऊदी अरब में करके आया है। यह डील पाकिस्तान की मर्जी से नहीं, बल्कि अमेरिका के हुक्म से हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जनरल मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं। फेवरेट फील्ड मार्शल को ट्रंप ने ऐसे रेगिस्तान में फंसा दिया है
जहां वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता रह जाएगा। मुनीर की डेथ डील क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। सऊदी अरब का पैसा, तुर्की की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की किराए की फौज। लीजिए जनाब, हो गई डील, मक्का डील। इस्लामिक नेटो बन गया। सऊदी अरब के मक्का में एक ऐतिहासिक डील हुई है। इस डील के ऐतिहासिक डिटेल जानने से पहले डील के दौरान कुछ ऐतिहासिक पल देख लीजिए। डील 3 देशों के बीच थी, लेकिन हाथ सिर्फ तुर्की और सऊदी अरब मिला रहे थे। शहबाज शरीफ भी अपना हाथ उठाए खड़े थे, याद दिला रहे थे कि डील के एक पार्टनर वो भी हैं, लेकिन कोई हाथ पकड़ने को तैयार ही नहीं था, ना सऊदी अरब न तुर्की। आखिरकार शहबाज ने खुद ही सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ जकड़ लिया। बहरहाल डील पर आइए। सऊदी अरब के मक्का में 7 अगस्त को 3 देशों के बीच यह समझौता हुआ, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान। इसे मक्का डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है और इस एग्रीमेंट का मुख्य बिंदु यह है कि अगर 3 देशों में से किसी पर भी हमला हुआ तो इसे तीनों देशों पर हमला समझा जाएगा। आपको याद होगा, हाल ही में हमने सऊदी अरब से 6.7 अरब डॉलर या 6.3 अरब डॉलर जो थे वो सऊदी अरब से मांगे थे। इसके अलावा भी हम उनसे पैसे मांग रहे हैं जो कि मिला जुला के शायद 10-15 बिलियन डॉलर बन जाए। हाल ही में हमने फिर अमेरिका से भी 10 अरब डॉलर मांगे। अब हम ये इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं और वो हमें क्यों देंगे? मैंने जैसे कहा कि सऊदी अरब के पास अमेरिका है, उनकी हिफाजत के लिए हमारे साथ वो मुआहदा क्यों करेंगे जब अमेरिका की फौजी बेसेस वहां हैं, अमेरिकी फौजी भी हैं। ईरान जंग की शुरुआत से ही सऊदी अरब लगातार निशाने पर है। ईरानी प्रॉक्सी गुट और यमन के हूती गुट सऊदी अरब पर लगातार हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब की अपनी जमीन पर अमेरिका के कई फौजी अड्डे हैं। इसके बावजूद इन हमलों से उसे ना तो अमेरिका बचा पा रहा है ना कोई और। तो क्या अब पाकिस्तान और तुर्की उसे बचाएंगे? इसमें मसला यह है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास असलहा है, रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन अमेरिका अपने फौजियों को किसी और के लिए मरवाना नहीं चाहता। सऊदी अरब के पास तेल है, पैसा है, लेकिन मरवाने के लिए उनके पास भी फौजी नहीं है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान तीनों सुन्नी मुल्क हैं, जबकि ईरान शिया मुल्क है। सऊदी अरब और ईरान का 36 का आंकड़ा है और अमेरिका ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में गोलबंदी कर रहा है। मक्का एग्रीमेंट भी साफ तौर पर इसी अमेरिकी गोलबंदी का नतीजा दिखाई दे रहा है। मुस्लिम नाटो इसको कहा जा रहा है और सऊदिया का जो पैसा है वो बोल रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, हर कोई इसको खबरें चला रहा है, फ्रंट के ऊपर ला रहा है, नाम दिया जा रहा है मुस्लिम नाटो कि भाई ये जो इत्तेहाद है, दिफाई मुआहदा है, ये किसके खिलाफ है? अमेरिका की मर्जी से ये काम कर रहे हैं। नाटो क्या है? अमेरिका की फोर्स है ना, सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका, उसके बाद तुर्की है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान में से इस वक्त सऊदी अरब ही वो देश है जिस पर ईरान जंग का सबसे तगड़ा असर पड़ रहा है। उत्तर में इराक में मौजूद शिया प्रॉक्सी गुट हमले कर रहे हैं और दक्षिण में यमन के हूती विद्रोही लगातार हमले कर रहे हैं। तुर्की पर अभी तक छिटपुट हमले ही हुए हैं और पाकिस्तान तो अमेरिका, ईरान दोनों से डबल गेम कर रहा था और अभी तक ईरानी हमलों से बचा हुआ है। लिहाजा इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब ये क्लैरिफिकेशन देता है कि ये ना कहें कि ये ना दावे शुरू कर देना कि पाकिस्तान के एटमी हथियार अब सऊदी अरब और तुर्की के डिस्पोजल में आ गए हैं। ऐसा नहीं है। ISPR नहीं चाहता कि इस मुआहदे पे पाकिस्तान में ज्यादा बात हो। अब मेरे पाकिस्तानियों, यहां से आप समझ जाएं कि ये जो मामला है वो जैसे वो मूवी में नहीं, गोलमाल है सब गोलमाल है वाली कहानी। जब हम ये देखते हैं सारी चीजें तो ऐसे ही लगता है कि सब गोलमाल है। पाकिस्तान में खबरें क्या चलवाई जा रही हैं? जी हाँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मक्का मुआहदे के आर्किटेक्ट करार, मक्का मुआहदे के मेमार, पाक फौज के सालार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिफाई मुआहदों की राह हमवार की।
मुकम्मल अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है इस सारे मामले को, बल्कि उल्टा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो बाकी हैवी वेट्स के साथ मिडिल ईस्ट में भी अपने मामलात करना चाहता है, ये उसी तरफ हालात जाएंगे। मतलब एकदम साफ है कि मक्का एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब को बचाने के लिए मुनीर अपनी फौज वहां उतारेगा। वैसे भी ये चर्चा पहले से है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौज तो गुपचुप तरीके से मौजूद ही है। इस समझौते से तो मुहर ही लग गई कि मुनीर अपनी फौज किराए पर चलाता है। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है, ना तेल है, ना इकोनॉमी है, ना मईशत है, कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आबादी है। धड़ाधड़ हम आबादी बढ़ा रहे हैं और उसकी बेसिस पर चौधरी साहब धड़ाधड़ नए लोगों को भर्ती कर सकते हैं। और हमारे पास माओ के वो बेटे हैं जिन्हें हम उन सरहदों पर भेज सकते हैं जहां पर वो अपनी जानें पेश करें। तो आज आगे मिडिल ईस्ट में ही हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और पाकिस्तान वालों को नित कोई ना कोई पराई जंग मिलेगी, किराए पे हमें कोई लेके जाएगा, हम लड़ेंगे तो पैसे आएंगे। ईरान ने इस डिफेंस एग्रीमेंट का तो मजाक बनाना भी शुरू कर दिया है। ईरान के सिक्योरिटी सलाहकार इब्राहिम रेज़ई ने सऊदी अरब को सलाह दी है कि अपनी नीतियां बदल लो तो सुरक्षा के लिए दूसरों के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान को सऊदी अरब की चौकीदारी के बदले 2-4 अरब डॉलर तो मिल जाएंगे, लेकिन मुनीर तो ईरान से भी खूब कस्में वादे करके आया है, उससे लड़ेगा कैसे? पाकिस्तान के लिए मक्का एग्रीमेंट पर एक और बहुत बड़ा सवाल है। अगर भारत ने अगली बार हमला किया तो क्या सऊदी अरब मदद को आगे आएगा? अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हो गया तो क्या तुर्की पाकिस्तान की ओर से लड़ेगा? क्योंकि मक्का एग्रीमेंट का तो मतलब ही है कि एक पर हमला यानी तीनों पर हमला। ज्यादा सीरियसली मत लेना। अच्छा, अगर आप पे अटैक हो ना तो चुप करके साइड पे बैठ जाना। इसलिए कि पाकिस्तान पे जब अटैक होता है, चाहे वो भारत करे, चाहे वो अफगानिस्तान करे या कुछ भी, तो तब तो हमारे पास कोई नहीं आता, ना सऊदी अरेबिया आता है, ना टर्की आता है, ना कोई कतर, कोई इस्लामिक कंट्री। ये जो OIC की जितनी निकम्मी निखट्टू जितनी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे की कोई मदद नहीं करती, वो हमारी कोई मदद नहीं करती। और यहाँ पर भी देखिए तो टर्की और सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है कि जी डिफेंस एग्रीमेंट है और अगर एक पे अटैक जो है वो दूसरे पे अटैक समझ जाएगा। लेकिन आप मेरे से लिखवा लीजिए, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर पाकिस्तान पे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक हुआ तो इन दोनों में से कोई नहीं आने वाला, ना टर्की ने आना है और ना ही सऊदी अरेबिया ने कौन आना है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये कहना है ठीक है 1-2 मिलियन डॉलर ले लो, मिलियन नहीं मिलियन, हाँ 1-2 मिलियन डॉलर ले लो और उसके बाद हमें ना सताओ। इसलिए कि आपने कभी देखा है कोई जो प्रिंस हो या जो शहजादा हो या सऊदी अरब का या कहीं का भी वो कभी लड़ने के लिए गया? और नहीं, ये लड़ने के लिए हमें बुलाते हैं। ये जो मजबूर और गरीब और मुफलिस किस्म के और इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो हर वक्त इधर मांगते फिरते हैं कि भाई हमारी कुछ मदद कर दीजिए, उनको बुलाया जाता है कि जी आप आइए और हमारी तरफ से आप लड़िए। अच्छा चलो, पहले तो ऐसी बात थी कि हमें लग रहा था चलो सऊदी का तो किसी से झगड़ा ही नहीं है तो हमने डिफेंस पैक्ट कर लिया जाके। हमें क्या पता था हमारे डिफेंस पैक्ट करते के साथ ही ईरान के साथ इनका 36 का आंकड़ा हो जाएगा। इस्लामिक देशों में से सिर्फ पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाकिस्तानी नेता इसे कई बार इस्लामिक बम भी करार दे चुके हैं। इस्लामिक दुनिया का लीडर बनने की पाकिस्तान की पुरानी तमन्ना है, लेकिन खस्ता हाल और भिखारी इमेज होने की वजह से उसे कोई पूछता नहीं। लिहाजा किराए की फौज और एटम बम के बल पर सऊदी अरब के साथ चिपक कर वो अपनी हसरत पूरा करने की फिराक में है। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान में नौकरी और तो कोई है नहीं। फौज में भर्ती के लिए सिफारिशें होती हैं, तो फौज भर्ती करो, ट्रेनिंग करो, बंदूक फड़ाओ, G3 पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर बनाओ और लगा दो आगे, शाबाश चलो। पाकिस्तान के अंदर भी झोंक रहे हैं। पाकिस्तान की खुद अपनी सिक्योरिटी इनसे होती नहीं है, लेकिन डॉलर बाहर से आ रहा है तो बाहर भी भेज रहे हैं, चौकीदारे के ऊपर भेज रहे हैं। तो लेकिन मैन पावर पाकिस्तान के पास ट्रेनिंग फैसिलिटीज मौजूद है, ट्रेन मैन पावर मौजूद है। उसकी एक लेगेसी है जो कि ब्रिटिश आर्मी से आ रही है, कॉलोनियल लेगेसी है, उसी को मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर बात है कि उससे भी बड़ी चीज लेकिन पाकिस्तानी के पास क्या है? एक तो बंदा है, किराए पे देने के लिए फौजी है। दूसरा न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर डेटरेंस है, जो तुर्की के पास नहीं है, सऊदीया के पास नहीं है। सऊदी कहते हैं हमारा जो वेपन है, हमारा जो बम है वो किधर है? वो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, यानी एक पैसा देगा, सीधी सी बात है यार, छोटे लंबी चौड़ी कहानियां। एक पैसा देगा, एक टेक्नोलॉजी देगा तुर्की, एक बंदे देगा तीसरा। ठीक है, क्या देगा? बंदे देगा। ठीक है, और ये सबसे और एटम बम की धमकी लगाएगा।
गौर करने की बात यह है कि एटम बम तो पाकिस्तान के पास पहले से है और सऊदी अरब के साथ उसका आपसी डिफेंस एग्रीमेंट सितंबर 2025 में ही हो चुका है। उस समझौते से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? जवाब ये है, सऊदी अरब से $3.5 अरब हासिल हुए। यूएई ने जब पाकिस्तान से ब्याज समेत अपना कर्ज वापस मांग लिया तो पाकिस्तान कटोरा लेकर सऊदी अरब के सामने ही खड़ा हुआ था और सऊदी अरब ने भीख दे भी दी थी। जब यूएई ने हमसे पैसे वापस मांगे तो इनके पसीने छूट गए थे। फिर ये सऊदी अरब के पास गए, इन्होंने कहा जी जो कहते हैं जैसे कहते हैं। सऊदी अरब ने अपनी शराइत रखी, इन्होंने फौरी तौर पे वहां पे मजीद फौज भेजी, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जंगी तैयारे वहां पे तैनात किए। कौम को इन्होंने बताया नहीं, सऊदी अरब ने यह खबर दे दी। अब मामला यह है कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं डिफॉल्ट से बचने के लिए। दोस्त ममालिक के फिक्स्ड डिपॉजिट या आईएमएफ से पैसे आए, अगर वो चले गए तो मुल्क 1 हफ्ता में डिफॉल्ट कर जाएगा। यानी पाकिस्तान के अंदर सारा पैसा जो पड़ा हुआ है वो दोस्त ममालिक का पड़ा हुआ है। अब यूएई ने अपना पैसा मांगा है तो उसकी जगह पे सऊदी अरब अपना कुछ पैसा $3 अरब इंजेक्ट कर रहा है, इससे आप बच जाते हैं। लेकिन किसी भी लम्हे किसी भी दोस्त मुल्क ने अब सारा इन्हिसार सऊदी अरब पे है और चाइना पे है। इन दोनों में से किसी ने भी अपने पैसे वापस मांग लिए तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे और ये 1 हफ्ते के अंदर कर जाएंगे। तो आपको सारी बातें माननी पड़ेंगी, वो जो आपसे कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की ये मजबूरी बनती चली जा रही है और ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। लेकिन सितंबर 2025 के समझौते के बदले में सऊदी अरब को पाकिस्तान से क्या हासिल हुआ, उसका जवाब भी दिलचस्प है। ईरान जंग में सऊदी अरब पर 10 से ज्यादा बार हमले हो चुके हैं। 470 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक हो चुके हैं। रियाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ है, एयरपोर्ट पर हमला हुआ, तेल रिफाइनरी पर हमले हुए, कई जहाजों पर हमले हुए, 3 लोग मारे जा चुके हैं और 27 जख्मी हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इनमें से एक भी हमले का जवाब नहीं दिया। तो अब जो है, अब इन्होंने क्या किया है कि टर्की को भी उसमें शामिल कर लिया है। अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की, ये तीनों एक इकट्ठा इन्होंने एक कहने के एक महाज बनाया है। खुद पाकिस्तान को भी सऊदी अरब से फौजी मदद के नाम पर कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान पर बलोचों के ताबड़तोड़ हमले लगातार हो रहे हैं। अफगानिस्तान और टीटीपी भी हमले कर रहे हैं, लेकिन ऐसी किसी लड़ाई में सऊदी अरब की ओर से कोई बयान तक जारी नहीं किया गया। हाँ, सऊदी अरब से पैसे जरूर मिलते रहे, कितने मिले ये तो शहबाज और मुनीर को ही ठीक ठीक पता होगा। ये बड़ा जल्दबाज किस्म का आदमी है, ये इंतजार नहीं करता वक्त का। इसे जहां जहां जैसे जैसे मौका मिला ना, इसने अपने लिए ओहदे भी बढ़ाए, मुद्दत भी बढ़ा ली। जैसे मौका मिला 5 साल कर ली, जैसे मौका मिला फील्ड मार्शल बन गया, जैसे मौका मिला इस्तिस्ना ले लिया। ये अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर कोई ऐसा मुआहदा पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान को एक सिर्फ किस्त ना मिले ना आईएमएफ से तो पाकिस्तान घुटनों पे आ जाता है। अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो उनसे पहले अप्रूवल लिया जाता है। ये बात ध्यान में रखें। और अब बात तुर्की की। उसके इस समझौते में शामिल होने की भी खास वजह है। तुर्की नेटो का सदस्य है और नेटो के आर्टिकल 5 के तहत किसी भी देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। मक्का समझौते में तुर्की को डालकर ट्रंप ने ईरान जंग में पूरे यूरोप को लपेट लिया है। तुर्की इसमें क्यों आया? तुर्की इसलिए आया कि तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। तुर्की को अंदर लाने का मतलब है नेटो का अंदर आना। और ईरान या कोई भी मुल्क तुर्की पे जवाब में हमला करता है तो वो हमला नेटो सारे के ऊपर हो गया। अमेरिका फिर ये कहेगा कि एक नेटो के मेंबर पर हमला होने का मतलब है पूरे नेटो पे हो गया। हो सकता है कि मक्का समझौते के जरिए ट्रंप अपनी ग्लोबल पॉलिटिक्स कुछ हद तक साध ले। हो सकता है कि तुर्की को भी अपनी हथियार इंडस्ट्री आगे बढ़ाने के लिए मक्का समझौते के बदले सऊदी और अमेरिका से कुछ फंड मिल जाएं। लेकिन सऊदी अरब को सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं मिलना है। मुनीर पैसे भी ले लेगा, अपने फौजी भी मरवा लेगा और उधर ईरान से गुपचुप डील भी कर लेगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम और ज्यादा बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 9 से 11 अगस्त के बीच मॉनसून फिर से सुपर एक्टिव होगा। सबसे ज्यादा बारिश 10 अगस्त को होने की संभावना है। दिल्ली में बारिश 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में आखिर इतनी बारिश
क्यों हो रही है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दिल्ली दरिया बनती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली का संगम विहार डूब गया, ये नॉर्मल नहीं है। दिल्ली के आरके पुरम में पानी भर गया, ये नॉर्मल नहीं है। दिल्ली के देवली इलाके में दीवार गिरने से कई गाड़ियां दब गईं, ये सामान्य नहीं है। गुरुग्राम जलग्राम में तब्दील हो गया, ऐसा पहले नहीं होता था। नोएडा की सड़कें समंदर बन गईं, ये नॉर्मल बात नहीं है। गाजियाबाद की सड़कें दरिया बन गईं, ये सामान्य नहीं है। फरीदाबाद में बस की जल समाधि हो गई, ऐसा पहले नहीं होता था। मॉनसून की बारिश में ऐसे नहीं डूबती थी गाड़ियां, बारिश और जलभराव से ऐसे नहीं होती थी तबाही। 3 घंटे की बारिश से दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह से सैलाब उमड़ा, हाल के सालों में पहले ऐसा नहीं देखा गया। फरीदाबाद, गुरुग्राम में जिस तरह से सड़कों पर गाड़ियां डूब गईं, पहले ऐसा कम ही देखने को मिलता था। ये मत समझिए कि बादल गुस्से में आए, गरजे, बरसे और चले गए। दिल्ली एनसीआर का जो मौसम चेंज हो रहा है, उसे समझने के लिए मौसम विज्ञान को समझना होगा। मॉनसून में मौसम की केमिस्ट्री कैसे बदली, दिल्ली की जियोग्राफी कैसे बदली, इसको साइंटिफिक तरीके से समझिए। दिल्ली एनसीआर में जितनी बारिश 3 से 4 दिनों में होती थी, उतनी बारिश कुछ ही घंटों में हो गई। दिल्ली में हो रही झमाझम बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगस्त के शुरुआती 7 दिनों में कुल 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 2011 के बाद पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश है। अगस्त के पहले हफ्ते में अचानक इतनी बारिश ने लोगों को हैरान कर दिया। मूसलाधार बारिश से तापमान जरूर कम हो गया है, मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन इससे कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम और जलभराव से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार भारी बारिश क्यों हो रही है। दरअसल वेदर सिस्टम की वजह से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक इस बारिश के लिए उत्तर भारत में एक साथ एक्टिव हुई कई बातों को जिम्मेदार मान रहे हैं। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में लगातार भारी बारिश की सबसे बड़ी वजह लो प्रेशर एरिया है। उत्तर प्रदेश के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया की वजह से पूरे इलाके में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। दूसरी वजह मॉनसून ट्रफ है। मॉनसून ट्रफ दिल्ली एनसीआर के करीब से गुजर रहा है, जिससे भारी बारिश हो रही है। तीसरी वजह साइक्लोनिक सर्कुलेशन को माना जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं बादलों को ताकत दे रही हैं और वो जमकर बरस रहे हैं। चौथी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता ने इन मॉनसूनी हवाओं के साथ मिलकर बारिश को कई गुना बढ़ा दिया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रही है और ये बारिश लो प्रेशर एरिया के बनने से हो रही है। दिल्ली में भारी बारिश के बीच कई इलाके अब भी जलमग्न हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि वो दरिया बन गई हैं। भारी जलभराव से दिल्ली एनसीआर की कई सड़कें बंद हैं। कई जगहों पर सैलाब के बीच गाड़ियां फंसी हैं। इस समय हम दिल्ली के लाल किला के ठीक पीछे वाली सड़क में मौजूद हैं, जहां आज से पहले तब पानी आया था जब दिल्ली में बाढ़ आई थी। और इस समय अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये सड़क पूरी पानी में डूब चुकी है। यहाँ तक कि इस सड़क को बंद कर दिया गया है। ये राजधानी दिल्ली की मुख्य सड़क है जो ईस्ट दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली से जोड़ता है। ऐसे में अब जब इस पूरी सड़क पर पानी है तो यहाँ पे
ट्रैफिक भी बंद कर दिया गया है। वाटर पंप की मदद से, मोटर पंप की मदद से यहां से पानी तो निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ की सड़क का अगर मैं आपको हाल दिखाऊं तो दो ऐसी मुख्य सड़क हैं जिन्हें बढ़ते हुए पानी की वजह से और या फिर ये कहें कि वाटर लॉगिंग की वजह से बंद कर दिया गया है। एक सड़क ये है और दूसरी सड़क अगर हम यहाँ से दिखाएं तो ऐसा लग रहा है कि ये सड़क नहीं बल्कि नदी है, यानी यमुना जी सड़क पर आ चुकी है और इस वजह से इस सड़क को भी दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दिया है। वहां पे आपको ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे और साथ में नगर निगम के कुछ कर्मचारी हैं जो पानी की निकासी का इंतजाम कर रहे हैं। अब 3 सड़क थी जिसमें से 2 सड़कें बंद हो गई हैं। एक ही सड़क पर अब ट्रैफिक को रूट किया गया है, इसलिए धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है। मूसलाधार बारिश के लिए जिम्मेदार लो प्रेशर एरिया तब बनता है जब किसी जगह पर हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ से नमी से भरी ठंडी हवाएं तेजी से उस तरफ दौड़ती हैं, जिससे बड़े और घने बादल बनते हैं और लगातार मूसलाधार बारिश होती है। गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल रहा है। यह बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं को सीधे उत्तर पश्चिम भारत की ओर धकेल रहा है, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने समुद्र तल पर एक मॉनसून ट्रफ यानी कम दबाव वाली लाइन की भी पुष्टि की है। यह मॉनसून लाइन दिल्ली, यूपी और आसपास के कम दबाव वाले क्षेत्रों से साउथ ईस्ट की ओर बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है। मॉनसून ट्रफ कम दबाव वाली एक लंबी पट्टी होती है जो भारी बारिश वाले बादलों को पूरे देश में खींचती है। फिलहाल ये लाइन सीधे दिल्ली से होकर गुजर रही है और राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के वेदर सिस्टम को जोड़ रही है। दिल्ली सीधे इस रास्ते पर है, इसलिए बारिश वाले बादल लगातार शहर के ऊपर आ रहे हैं, जिससे लगातार और मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक वजह है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर उस ऊपरी हवा वाले सिस्टम की पहचान की है जो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश करा रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय और उत्तर भारत के ऊपर से आने वाला एक ऊंचाई वाला तूफानी सिस्टम है। अभी यह सिस्टम दिल्ली के ठीक उत्तर में वायुमंडल में काफी ऊंचाई पर हवा में लगभग 5.8 किलोमीटर पर आगे बढ़ रहा है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आम मॉनसून हवाओं से टकराता है तो यह बारिश को तेज कर देता है और बारिश का समय सामान्य से कहीं ज्यादा लंबा हो जाता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर वालों को फिलहाल इससे राहत की उम्मीद नहीं है। मॉनसून ट्रफ दिल्ली एनसीआर के पास फिलहाल बना रहेगा। आकाश में घने बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। समय मैं दिल्ली के ओखला मोड़ लोहार बस्ती के पास मौजूद हूं, जहां पर अभी भी बारिश का पानी जमा हो रखा है। बारिश बंद हुए 7 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सड़कों पर स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। यहां पर पानी इतना ज्यादा था कल कि यहां पर डीटीसी की 3 बसें बंद हो गई और सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है कि जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो सड़क किनारे रहने वाले लोहार हैं, वो अब खुद से निकासी का काम कर रहे हैं कि पानी यहां से चला जाए। रुकी हुई मिट्टी को फावड़े की मदद से यहां पर हटा रहे हैं, क्योंकि सड़क से पानी होते हुए उनके घरों तक आ चुका है, उनकी झुग्गियों तक आ चुका है। यहाँ उनकी दुकानें हैं, घर है, बच्चे यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में ये जो बिजली की तारें हैं, अगर इनसे करंट लगने का भी खतरा यहाँ पर छोटे बच्चों को है। इनकी जिंदगी फिलहाल पूरी तरीके से रुक चुकी है और प्रशासन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। जो गाड़ियां रुकी है उन्हें क्रेन की मदद से हटाया तो जा रहा है, लेकिन ये जो सड़क किनारे भरा हुआ पानी है, इसे हटाने के लिए नगर निगम का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। बुजुर्ग खुद यहाँ से देखिए बीच से पानी हटा रहे हैं। सीवर जो ओवरफ्लो हो रहा है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
भारी बारिश की वजह से दिल्ली के देवली में एक प्राइवेट पार्किंग की दीवार भर-भरा कर ढह गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दबकर बुरी तरह तबाह हो गईं। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। हालांकि इस घटना में गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। लोगों ने इसके लिए भारी बारिश के साथ ही इलाके के ड्रेनेज सिस्टम को भी जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से देवली इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया और करीब 8 गाड़ियां एक दीवार गिरने से दब गई। ये एक प्राइवेट पार्किंग है जहां पर सीवर का काम भी चल रहा था बराबर में ही, और जब लगातार कल बारिश हो रही थी तो कल शाम ये जो दीवार है वो भर भरा कर इन गाड़ियों पर गिर पड़ी और करीब जो 8 गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है। देखिए किस तरह से आपको नज़र आएगा कि गाड़ियों की हालत क्या है। जो दीवार है, बड़ी बड़ी जो ईंटें हैं दीवार की, वो इन गाड़ियों पर गिर गई और अब इन गाड़ियों को निकालने का यहाँ से काम किया जा रहा है। इनके ऊपर से जो ईंटें हैं वो हटाई जा रही है। सुबह से लगातार ये कोशिश की जा रही है, लेकिन कल चूँकि दिन भर बारिश थी और रात तक भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहा, उसकी वजह से काफ़ी जो डैमेज है वो हुआ है। देखो बारिश कुछ तो बारिश की वजह से हुआ है। बारिश दिन रात बारिश हुई है, इतनी सालों से पानी तो भरा नहीं है। अब ये कोई सीवर की वजह से गिरा है, एकदम से सीवर हुआ है जैसे, अब ये पता नहीं सीवर भी लीक कर गया कुछ तो। काफ़ी साल हो गए जब तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, ये कल ही दिक्कत आई है। 17-18 साल से हमारी गाड़ी यहीं खड़ी हो रही है। तो 2 गाड़ियाँ आपकी खत्म? बिल्कुल, एक गाड़ी खत्म हुई है, एक में थोड़ा काम है।